नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ शीरी। इस शो में हम आपकी सेहत से जुड़ी हर नई जानकारी लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आपके घुटने के दर्द और उससे जुड़ी दिक्कत की। घुटने का छोटे से छोटा दर्द कहीं बड़ा ना हो जाए तो वक्त रहते क्या रखें सावधानी और कैसे करें इसका इलाज, यही बताने के लिए आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं डॉक्टर आशीष शर्मा, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और इस शो में आज हम मधुकर चतुर्वेदी से उनके अनुभव भी साझा करेंगे, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है और इन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया है। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर आशीष जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आशीष, क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस लोगों में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है और काफी तकलीफदेह भी साबित होता है। मधुकर चतुर्वेदी जैसे मरीजों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी काफी दुश्वार कर देता है। डॉक्टर आशीष, आप बताइए कि जब आपके पास ऑर्थराइटिस के लिए आए थे तो इनकी हालत कैसी थी? मधुकर जी जब मुझसे सबसे पहले मिले तो उनके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से काफी दर्द रहने लगा था। उनको दैनिक दिनचर्या में चलने फिरने में काफी दिक्कत आने लगी थी और उसके अलावा उनका जो स्पोर्ट था गोल्फ, मधुकर जी का, उसमें भी आपको काफी दिक्कत आने लगी थी। तो आर्थराइटिस की चूंकि एडवांस स्टेज थी और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने आपको, मधुकर जी को, ये एडवाइस किया कि आप अपने घुटने का रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कराइए, और जिससे कि न सिर्फ उनको दर्द खत्म हो जाएगा बल्कि उनको चलने फिरने में और गोल्फ खेलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आपने फिर ऑपरेशन कराया और फिर उसके बाद चलने फिरने के अलावा उनको गोल्फ खेलने में भी आसानी होने लगी और वो अपनी दैनिक दिनचर्या में भी काफी इजीली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर पाए। मधुकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कि ऑर्थराइटिस के दौरान आपको क्या क्या परेशानी हो रही थी? मुझे क्या था कि खेलने का बहुत शौक था। गोल्फ में 3-4 घंटे रोज खेला करता था और धीरे धीरे मेरा वो 1-1.5 घंटे रह गया। फिर मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे रहा करता था तो मुझे चढ़ने में दिक्कत होती थी। तो ये सब जब दिक्कतें आई तो चूंकि खेल मेरा एक पैशन था तो मैं डॉक्टर आशीष शर्मा से मिला और मैंने उनसे पूछा कि साहब मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं तो आप क्या नी रिप्लेसमेंट करके इन चीजों को दूर कर सकते हैं? तो डॉक्टर आशीष शर्मा ने जब मुझे देखा और चलवा कर देखा तो कहा कि हाँ, ये चीज दूर हो जाएगी और इसमें ये जरूर है कि इमीडिएटली आफ्टर नी सर्जरी आपको फिजियोथेरेपी भी करनी पड़ेगी साथ साथ, और जितनी आप फिजियोथेरेपी करेंगे उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। तो फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल था इसमें नी सर्जरी के बाद। तो जब डॉक्टर आशीष शर्मा ने मुझसे कहा कि ये करा लीजिए और दोनों नी एक साथ ही मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने डिसाइड किया कि ये नी रिप्लेसमेंट करा लेता हूँ। ये 2012 में हुआ था मेरा। ये नी रिप्लेसमेंट 2012 इन द मंथ ऑफ मार्च, मुझे याद है अच्छे से। और मैं करीब 1 हफ्ते दुर्लभ जी हॉस्पिटल में रहा था और उसके बाद मैं घर आ गया था और फिर फिजियोथेरेपी करने से मुझे करीब 2.5-3 महीने के बाद मुझे वापस गोल्फ कोर्स पे जाने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए एक बिल्कुल स्वर्ग था। डॉक्टर आशीष, मधुकर जी की उम्र में घुटनों का ऑर्थराइटिस आखिर कितना कॉमन है और ये बीमारी किस वजह से होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वियर एंड टियर, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में घुटना घिस जाना। तो इसके कई कारण हैं। घुटने में एक तो जेनेटिक भी एक कारण है, उसके अलावा घुटने को अब्यूज करना, यूज के अलावा बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेन डालना घुटने पे, उसके अलावा हमारी डाइट, कैल्शियम की कमी, फास्ट फूड्स, ये सब कारण है जिस कारण से हम घुटने को अगर अब्यूज करते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, और जेनेटिक एक आनुवंशिक भी कारण है, मल्टीफैक्टोरियल कारण है जिस कारण से घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है और जिसके कारण हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को नहीं बचा पाते। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोटापा है, वेट अगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो उसको हम नंबर 1 कैटेगरी में डालते हैं रीजंस फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। वजन अगर ज्यादा होगा और घुटने को अब्यूज करेंगे
प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, घुटने की देखभाल नहीं करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो घुटने में आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। डॉक्टर आशीष, ये भी जानना चाहेंगे ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके बाद हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि आपको आर्थराइटिस हो सकता है? देखिए, घुटने में अगर सूजन हो और दर्द हो, वैसे आम तौर से किसी भी जोड़ में आर्थराइटिस का लक्षण होता है दर्द और सूजन। घुटने में चलना फिरना, घुटने में थोड़ा टेढ़ापन आना, लचक से चलना और दर्द की दवाइयों की डोज बढ़ते जाना, ये एक लक्षण होता है जिसको हम सतर्क हो जाना चाहिए, जिसके आते ही कि हमको घुटने के इलाज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर आशीष, मधुकर जी केस में ऑस्टियो आर्थराइटिस की समस्या क्या उनकी उम्र की वजह से ऐसा हुआ होगा, या फिर स्पोर्ट्समैन होने की वजह से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया, या खिलाड़ियों को ऐसी बीमारी होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है? उम्र तो एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ही, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मल्टी फैक्टोरियल रीजंस हैं, तो फैमिली हिस्ट्री भी होती है। पेरेंट्स को अगर आर्थराइटिस होती है तो उनके बच्चों को आर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है। उसके अलावा वजन अगर ज्यादा होता है तो आर्थराइटिस की संभावना ज्यादा होती है। 50 की उम्र के बाद अक्सर घुटने में वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है, आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाती है। पुरानी चोटें अगर किसी को रही हैं तो आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है, स्पेशली अगर वो चोटें सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया हो, या ट्रीटमेंट लेट किया गया हो, या ट्रीटमेंट की सक्सेस ज्यादा नहीं आई हो, तो इस तरह के पेशेंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर आशीष, ऑस्टियोआर्थराइटिस में किस तरह से इसका इलाज होता है, जो प्रोसीजर होता है वो किस तरह फॉलो होता है? देखिए, शुरू में तो हम इस पेशेंट जब शुरू में आते हैं तो हम पहले एक्सरे कराते हैं, उनकी स्टेज देखते हैं, उनकी आर्थराइटिस के किस प्रकार की आर्थराइटिस है। वैसे 120 करीब प्रकार की आर्थराइटिस होती है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन आर्थराइटिस होती है जो 50 साल की उम्र के बाद होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस नेक्स्ट कॉमन आर्थराइटिस होती है जो थोड़ा यंग पेशेंट्स में होती है, 20, 30, 40 साल की उम्र के पेशेंट्स में। उसके अलावा और भी कई तरह की आर्थराइटिस होती है। तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम आर्थराइटिस किस टाइप की है और कौन सी स्टेज की है ये हम डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। अर्ली स्टेज अगर है आर्थराइटिस की तो कुछ टैबलेट्स या दवाइयां और कुछ एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, प्रिकॉशंस ये हम एडवाइस करते हैं। अगर आर्थराइटिस की मिडिल स्टेजेस हैं तो हम आर्थराइटिस के हिसाब से, मिडिल स्टेजेस के हिसाब से कुछ माइनर ऑपरेशंस भी एडवाइस कर सकते हैं। आर्थराइटिस की अगर एडवांस स्टेज होती है तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे बड़े ऑपरेशंस डिसाइड किए जाते हैं। डॉक्टर आशीष, मधुकर जी केस में टोटल नी रिप्लेसमेंट को क्यों अपनाया गया था? क्या उनके दोनों घुटनों को एक साथ बदला गया? जी हाँ, मधुकर जी का केस ऐसा था कि उनको आर्थराइटिस की लास्ट स्टेज थी, काफी एडवांस स्टेज थी, घुटनों में टेढ़ापन भी आ गया था और नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और उनका स्पोर्ट दोबारा रिज्यूम करने के लिए हमको ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा और दोनों ही घुटने एक साथ करने पड़ेंगे, जैसा कि हमने किया। अच्छा मधुकर जी, आप बताइए, आपको कब इस बीमारी का पता चला? आप गोल्फ के नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, घुटनों की बीमारी ने कैसे आपके खेल पर असर डाला? मैं चूंकि बहुत ज्यादा खेला करता था तो धीरे धीरे जब मेरा खेल कम होने लगा, मैं थकान होने लगी और खेलने में घुटनों में दर्द होने लगा, तो मैंने कहा कि ये कोई प्रॉब्लम है। और खासकर गोल्फ के अंदर आपको बंकर में उतरना पड़ता है, जब बॉल चली जाती है तो बंकर में उतरना पड़ता है। जब आप बंकर में उतरते हैं तो उस वक्त घुटनों पे बहुत जोर आता है और उस वक्त मुझे जब उतरता था और बंकर के बाहर वापस आता था, जब बहुत तकलीफ होती थी, जब उससे मुझे पता लगा कि ये मेरे घुटने में ज्यादा तकलीफ हो गई। मधुकर जी, बीमारी की शुरुआत में किस तरह का ट्रीटमेंट आपने किया और क्या आपको उससे फायदा हुआ? मैं शुरू में तो पेन किलर्स ले लिया करता था खेलने के पहले, और उसके बाद कभी किसी ने मुझे एक तेल दिया था और क्रीम दी थी मालिश करने के लिए, तो वो उससे मैं मालिश कर दिया करता था, बट वो टेम्परेरी, थोड़ी देर तक तो असर रहता था उसका,
मगर जब पेन किलर जितनी देर असर रहता है उतनी देर खेल लिए आप। बट मुझे लोगों ने बताया कि ज्यादा पेन किलर लेने से भी एक साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा कि इसका कोई परमानेंट इलाज किया जाए। तो उसके बाद ही मैंने विचार किया कि टोटल नी रिप्लेसमेंट जो है वो डॉक्टर आशीष के पास गया और उनकी सलाह से मैंने टोटल नी रिप्लेसमेंट कराने का इरादा किया। मधुकर जी, एक खिलाड़ी होने के नाते जब आपको डॉक्टरों ने नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताया तो आपको किसी बात का डर लगा कि कहीं ये आपके खेल को किसी तरह से इफेक्ट ना करे? मुझे एक ये हुआ कि सब अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल बेड रिडन ही हो जाऊंगा। मगर डॉक्टर साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है बेड रिडन होने की, आप तो स्पोर्ट्समैन हैं और आपकी विल पावर भी है, तो आप तो फिजियोथेरेपी जब करिएगा उससे आपको बहुत लाभ होगा। नी रिप्लेसमेंट तो मैं कर ही दूंगा और साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी है, डॉक्टर अक्षत माथुर थे, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल मैं आपको इसमें सपोर्ट कर दूंगा। तो वो जो दोनों चीजें मिलकर मुझे समझ में आया कि हाँ फिजियोथेरेपी बहुत अहम उसकी भूमिका है आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा नी फिजियोथेरेपी भी। मधुकर जी, किस वजह से आपने टोटल नी रिप्लेसमेंट के इलाज को अपनाया? मैंने टीकेआर का विकल्प इसलिए चुना कि मैं लोकल एनेस्थीसिया पेन किलर्स वगैरह देके काफी देख चुका था और भी कई ट्रीटमेंट मैंने लिए थे, मगर डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि ये एक बढ़िया विकल्प है और ये आपको लाइफ लॉन्ग साथ देगा, आप खेल सकेंगे और इसकी लाइफ करीब करीब 20-25 साल होती है। तो जब मेरा ये सर्जरी हुई थी उस वक्त मैं करीब 62 इयर्स ओल्ड था, तो मैंने कहा 20 साल तो बहुत होते हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक परमानेंट इलाज किया जाए। मधुकर जी, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या आप गोल्फ में वापसी कर पाए? कुल कितने दिनों में आपको पूरा आराम मिल पाया? टीकेआर के बाद मुझे करीब 3 महीने का समय लगा, जिसमें करीब 2-2.5 महीने मैंने फिजियोथेरेपी की और उसके बाद मैं लॉन्ग वॉक्स के लिए जाया करता था, जिससे कि मुझे चलने में बहुत आराम मिला और 3 महीने के बाद मैं गोल्फ कोर्स पे वापस जा पाया। मधुकर जी, जब आपका 2016 में एक्सीडेंट हुआ तो सबसे ज्यादा डर आपको किस बात का था? क्या आपको डर था कि ऑपरेटेड नी डैमेज हो सकती है? सबसे पहली बात मेरे ये दिमाग में आई, क्या मैं वापस चल सकूंगा, क्योंकि जिस तरह के फ्रैक्चर हुए थे मेरे फीमर में हाथ में पकड़ के मुझे लेके गए थे, मेरे हाथ में फीमर आ गई थी और राइट लेग तो पूरा ही डैमेज हो चुका था और टोटल राइट और लेग और लेफ्ट में मिला के करीब 14 या 15 फ्रैक्चर्स थे मेरे। और जब मुझे डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर आशीष शर्मा ने, कि जो नी रिप्लेसमेंट हुआ था उसके बिल्कुल 1 इंच ऊपर भी एक फ्रैक्चर है, जो कि वो काफी उनको भी परेशान कर रहा था। मुझे तो जो परेशानी थी वो थी, मगर वो डॉक्टर आशीष शर्मा को भी बॉदर कर रहा था कि इतनी क्लोज फ्रैक्चर हुआ है, नी रिप्लेसमेंट जहाँ पे हुआ है, तो वो मुझे थोड़ा सा। बट डॉक्टर साहब ने बड़ी हिम्मत की और उन्होंने कहा नहीं साहब ये केस तो मैं लूंगा और मैं जो भी बेस्ट है वो कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब कह भी रहे थे कि साहब अब देखिए ये तो भगवान की इच्छा है, मगर मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और जो भी मुझे सर्जरी परफॉर्म करनी है। तो 2 तो मेजर सर्जरीज की उन्होंने उसके बाद दुर्लभ जी में 3 दिन के अंतराल में, और उसके बाद 2 बार उनको ग्राफ्टिंग करनी पड़ी। एक तो फीमर में ग्राफ्ट करनी पड़ी और एक घुटने के नीचे उनको ग्राफ्टिंग करनी पड़ी। तो टोटल मुझे करीब 1.5 साल मुझे बेड पे रहना पड़ा और उसके बाद फिर मुझे फिजियोथेरेपी रिकमेंड की गई। बहुत धीरे धीरे चलता था, 200-300 गज चला। फिर अब मैं करीब 3 से 4 किलोमीटर रोज वॉक कर लेता हूँ और अब मैं अगले 1 महीने में इस स्थिति में आ जाऊंगा कि मैं वापस से गोल्फ खेल सकूँ।
डॉक्टर आशीष, मधुकर जब एक्सीडेंट के बाद आपके पास आए और उन्हें फ्रैक्चर भी हो चुका था, तो ऐसे केस में कितना डर होता है कि आपकी आर्टिफिशियल नी टूट जाए या डिसलोकेट हो जाए? जी हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेट था कि मधुकर जी का एक्सीडेंट हो गया। उनके ऑलरेडी घुटने रिप्लेस किए हुए थे। 2012 में हमने रिप्लेसमेंट किए थे दोनों घुटने। उसके बाद पिछले 2 साल पहले इनके साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई और एक मोटरसाइकिल से इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इनके न सिर्फ फीमर बोन बल्कि दूसरे पैर की भी फीमर बोन, दूसरे पैर की भी टिबिया बोन और दूसरे साइड की भी दोनों साइड की टिबिया बोन और प्लस पेल्विस के में कुछ फ्रैक्चर्स, ये इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे कि नी रिप्लेसमेंट को बहुत ज्यादा खतरा हो गया था। और ये एक बहुत बड़ा खतरा आ गया था सामने कि शायद ये लाइफ में कभी ढंग से चल नहीं पाएंगे, इनके बोन्स ढंग से जुड़ नहीं पाएंगे और ये गोल्फ तो क्या अपनी दैनिक दिनचर्या में भी ढंग से भली भांति नहीं चल पाएंगे। तो ये एक मेजर एक्सीडेंट था। नी रिप्लेसमेंट के बाद इस तरह के एक्सीडेंट्स में बहुत काफी चांसेस होते हैं कि पेशेंट्स का अलाइनमेंट उस तरह से नहीं आ पाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी इंप्रूव नहीं हो पाए। गोल्फ या स्पोर्ट तो बहुत दूर की बात है। तो ये काफी एक मेजर एक्सीडेंट था इनके साथ जो हुआ मधुकर जी के साथ। डॉक्टर आशीष, क्या नी सर्जरी के बाद डिसलोकेशन हो जाना, क्या ये आम बात है? जॉइंट डिसलोकेशन नी रिप्लेसमेंट के बाद इतना कॉमन नहीं है। जॉइंट डिसलोकेशन हिप रिप्लेसमेंट के बाद ज्यादा कॉमन है। वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस जिसके हम काफी सीरियसली लेते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी कुछ कुछ केसेस में, रेयरली कभी हम देखते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद भी डिसलोकेशन हो जाते हैं। तो ये अगर है तो ये काफी सीरियस है और 99% केसेस में नी रिप्लेसमेंट को रिवाइज करना पड़ता है। नए तरीके का थोड़ा कंस्ट्रेंड, थोड़ा ज्यादा स्टेबल जॉइंट लगाना पड़ता है। डॉक्टर आशीष, ये भी जानना चाहेंगे कि डिसलोकेशन सर्जरी के कॉमन कॉजेज क्या क्या है? जॉइंट डिसलोकेशन का सबसे सामान्य आम कारण है कि जॉइंट का जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है या जॉइंट के टिश्यूज जो हैं जॉइंट के चारों तरफ के वो ढीले रह गए हैं, जिसकी वजह से कि जॉइंट बाहर निकल जाता है और डिसलोकेट हो जाता है। तो इसको हम जब ऑपरेशन करते हैं तो काफी ध्यान रखते हैं। अगर ऐसे संभावना है तो या तो हम टिश्यूज को टाइट करने के लिए थोड़ा जॉइंट का साइज बड़ा रखते हैं या टिश्यूज को ज्यादा टाइट कर देते हैं या हम जॉइंट का डिजाइन ऐसा लेते हैं जो ज्यादा कंस्ट्रेंट टाइप का जॉइंट है या ज्यादा स्टेबल टाइप का जॉइंट है। डॉक्टर आशीष, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद मरीज को डिसलोकेशन से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? टीकेआर के बाद डिसलोकेशन न हो, जॉइंट की लाइफ इंप्रूव हो जाए, जॉइंट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, पेशेंट की क्वालिटी इंप्रूव हो, इसके लिए एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी का काफी रोल है। मसल्स की स्ट्रेंथ काफी अच्छी होनी चाहिए। पैरालिसिस पेशेंट्स में जरूर होता है कि हाँ जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है या मसल्स काफी अगर वीक हो, नर्व्स काफी वीक हो, तो इसको अगर इस तरह का केस है तो न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन ली जाती है। न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से हमको मसल्स को स्ट्रांग करना, नर्व्स को स्ट्रांग करना, ताकि मसल स्ट्रांग रहेंगी तो जॉइंट डिसलोकेशन नहीं होगा। डॉक्टर आशीष, ये भी जानना चाहेंगे कि मधुकर जी की उम्र को देखते हुए और उनकी इंजरीज को समझते हुए क्या वो दोबारा एक्टिव लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हैं? मधुकर जी का एक ऐसा केस है जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये आयरन मैन है। न सिर्फ जज्बे से, इनका जो जज्बा है जिसकी इन्होंने, हम जब एक्सीडेंट हुआ इनका दोबारा और ये मेरे पास आए तो इन्होंने मेरे को सिर्फ एक बात बोली। दर्द इतना हो रहा था, पूरे शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी, इनके कम से कम 15 फ्रैक्चर थे उस टाइम, लेकिन दर्द भूल के उन्होंने सिर्फ मेरे को एक बात बोली कि क्या मैं गोल्फ दोबारा खेल पाऊंगा। मैंने कहा मधुकर जी, आप गोल्फ इसलिए खेल पाएंगे क्योंकि आप में खेलने का एक जज्बा है। तो फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, सारे ऑपरेशंस किए, इनको कम से कम शायद 6 या 7 ऑपरेशंस हुए। कम से कम इनको 8 या 10 प्लेट लगी हुई है और कम से कम शायद 100 या 125 इनको स्क्रूज लगे हुए हैं। पूरे दोनों पैरों में इनको हम कह सकते हैं कि लोहे के पैर हो गए हैं इनके, ऊपर से लेकर नीचे तक रॉड्स लगी हुई हैं दोनों पैरों में।
दोनों पैरों की हड्डियां जुड़ गई और दोबारा से इन्होंने गोल्फ खेलना शुरू किया करीब 1.25 साल के इलाज के बाद। तो ये इनके हाथ पैरों में ही लोहा नहीं है, इनके दिल में और जज्बे में भी लोहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोबारा गोल्फ खेल पाए। तो ऐसे लोगों को हम एक उदाहरण की तरह तौर पे लेते हैं कि अगर आदमी में हौसला है तो वो कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर आशीष और मधुकर जी, आप दोनों का ही हमारे शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आज आपका डॉक्टर देखकर आपकी घुटनों से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो सवाल होंगे, उनका जवाब आपको जरूर मिला होगा और ये सावधानियां भी आप जरूर बरतेंगे तो आपको आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन फिर हम हाजिर होंगे आपकी किसी नई परेशानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।